मनोज कुमार सक्सेना और फ्रॉम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों सुप्रभात। आज जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग शेयर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने शेयर बताया था कि शेयर इशू कितनी तरह से होते हैं, तो 3 तरह से शेयर इशू करना बताया था। लेकिन आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है अंशों का हरण, यानी जब्तीकरण, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या है, कब होते हैं, क्यों होते हैं, अंशों के जब्तीकरण के क्या प्रभाव हैं, ये मैं सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंशों का हरण या जब्तीकरण का अर्थ होता है आवंटन को रद्द करना और निर्धारित अवधि पर आवंटन की राशि या मांगी गई याचनाओं की राशि को न देने के कारण कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर से उनका नाम काट देना होता है। क्योंकि अंशधारियों के रजिस्टर हुआ करता है जिसमें उनका नाम लिखा होता है। जब वो याचनाओं का पैसा नहीं देते तो कंपनी उनका नाम काट देती है और उनके अंशों को जब्त कर लेती है। साथ ही जो रुपया उन्होंने दिया है, जो पैसा उनका जमा है, उसे जब्त कर लेती है। क्योंकि जब शेयर इशू हुए थे तो हमारा एग्रीमेंट था कि हम आवेदन पर इतना लेंगे, आवंटन पर इतना लेंगे, फर्स्ट कॉल पे इतना लेंगे, सेकंड कॉल पे इतना लेंगे। लेकिन अंशधारी ने अपना वादा नहीं निभाया, समय पर याचनाओं का भुगतान नहीं किया। तो जब एक या एक से अधिक याचनाओं का भुगतान नहीं होता है तो कंपनी को अधिकार है कि कंपनी उस अंशधारी के अंशों को जब्त कर ले और उसके द्वारा जो पैसा जमा किया गया है वो कंपनी अपने फॉर फ्यूचर अकाउंट में, यानी अंशहरण खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। इसके लिए क्या है कि आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, ऐसे ही एकदम नहीं कर सकती है। तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। तो अंशों के जब्तीकरण के संबंध में, हरण के संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल F के 28 से 34 तक प्रावधानों में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। वह व्यवस्थाएं क्या हैं मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यदि कोई सदस्य अंशों पर किसी निर्धारित तिथि पर किसी याचना या एक से अधिक याचनाओं की किस्त का भुगतान करने में असफल रहता है और तो संचालक मंडल उसे एक नोटिस दे सकता है, एक नोटिस दे सकता है जिसमें न चुकाई गई याचना के भुगतान के लिए कहा जाता है और इस पर अर्जित ब्याज को भी जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने पिछले में बताया था कि कॉल इन एरियर्स होती है तो कंपनी ब्याज लेती है और कॉल्स इन एडवांस होती है तो ब्याज कंपनी देती है। तो यहाँ कॉल इन एरियर्स होगा क्योंकि याचनाओं का भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि नोटिस में एक तिथि दी जाती है, एक तारीख दे दी जाती है कि जो नोटिस तामील होने का मतलब आप समझते हैं, नोटिस प्राप्त होने के 14 दिन की समाप्ति से पहले की नहीं हो सकती है। यानी 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर अपने अंशों को जो भी पैसा नहीं दिया गया अंशों की राशि का, वो अंशों की राशि का पैसा जमा कर दे। और इस तिथि तक भुगतान न करने पर कंपनी को अधिकार होता है
कि वह अंशधारी के अंशों का हरण कर ले। तीसरा प्रावधान क्या है? इस नोटिस के परपालन में, इस नोटिस के परपालन न होने पर संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा भी अंशों का हरण किया जाए। अगर जैसे नोटिस दिया गया लेकिन अंशधारी ने उस पर कोई अपनी प्रक्रिया जाहिर नहीं की, और तो संचालक मंडल प्रस्ताव द्वारा उसके अंशों का हरण कर लेगा। अब चौथा पॉइंट क्या होता है कि हरण किए गए अंशों को संचालक मंडल द्वारा समझी जाने वाली उपयुक्त शर्तों के आधार पर उनका पुनर्निर्गमन किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। इसे कहते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर। विक्रय के पूर्व संचालक उन शर्तों पर हरण को निरस्त करता है जिन्हें वह उचित समझे। यह संचालक मंडल की मीटिंग में निश्चित किया जाता है। और आखिरी प्रक्रिया क्या होती है? उस व्यक्ति जिसके अंश हरण किए गए हैं, हरण किए गए अंशों के संबंध में सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन हरण किए गए अंशों की बकाया राशि के संबंध में उसका दायित्व उस समय तक बना रहता है जब तक कंपनी को वह राशि प्राप्त ना हो जाए। अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन और खरीद एवं पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, ये सब कुछ इसी प्रक्रिया में आता है। अब आपको ये बता दूं क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों की जब्तीकरण के प्रभाव क्या हैं। जब अंशों का हरण कर लिया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो इसके कई प्रभाव होते हैं। पहला क्या है? चूक करने वाले अंशधारियों का नाम, जिन्होंने गलती की है, पेमेंट नहीं किया है, याचना की राशि नहीं दी है, जिनके अंशों का हरण किया गया है, उनका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है और उनके द्वारा दी गई राशि जब्त कर ली जाती है। दूसरा प्रभाव क्या होता है? चूक करने वाले अंशधारी गणों को उनके अंशों में अपना अधिकार खो देते हैं। यानी जो चूक करने वाले अंशधारी हैं वे अपने अंशों से अपना अधिकार खो देते हैं और कंपनी के अंशधारी नहीं रहते हैं। जब तक फॉरफीचर नहीं होता है तब तक अंशधारी हैं। जिस दिन हरण कर लिया गया उस दिन से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, वो अंशधारी नहीं रहते हैं। तीसरा, अंशों को रद्द किया जाता है और अंशों को रद्द करने की सीमा, अंशों को रद्द करने की सीमा तक अंश पूंजी में कमी हो जाती है, लेकिन अंशधारियों के द्वारा दी गई राशि वापस न लेने के कारण उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे अंश हरण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब अंशों के जब्तीकरण की रोज नामचा प्रविष्टि करते समय अंशों के पर मांगी गई राशि को डेबिट किया जाता है। यानी जितनी काइल्ड अप कैपिटल होती है, जितनी पूंजी मांगी गई होती है, उनको हम क्या करते हैं? उनको डेबिट करते हैं और अंशों की अंश पूंजी को रद्द करना है। यानी तार्किक दृष्टिकोण से ये कहें कि अंश हरण का मुख्य उद्देश्य अंश पूंजी को कम करना है, क्योंकि जब वो पैसा देंगे नहीं, पूंजी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो कंपनी जो अप्राप्त बकाया होती है उसको दिखाने के लिए उन याचनाओं को क्रेडिट करते हैं और जो डिफरेंस होता है, यानी जो पैसा आ चुका होता है, उसे हम फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्रेडिट कर देते हैं। तो आज हमने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया,
अंशों का हरण क्या है, अंशों की हरण की प्रक्रिया क्या है, अंशों का हरण हो जाता है तो इसके प्रभाव अंशधारी पर क्या पड़ता है। अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अंश हरण से संबंधित प्रविष्टियां या लेखांकन समव्यवहार। देखते रहिए हमारा अगला